प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण की परिभाषा, आंतरिक नियंत्रण के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण के बारे में पढ़ा, जिनके उद्देश्य, जिनके आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की विशेषताएं, आंतरिक अंकेक्षण की परिभाषा, आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य के बारे में हमने पढ़ा। पर विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आंतरिक नियंत्रण को अपनाते समय, चाहे आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को अपनाया जाए या आंतरिक अंकेक्षण, इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार संस्था के अंतर्गत किए होते हैं, उनका किस प्रकार से लेखांकन किया जाना है, किस प्रकार से उनको इंदराज किया जाना है, किस प्रकार से उनका लेखा किया जाना है। यह एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसका कि हमें गहनतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए कि किस किस क्रम में किस प्रकार से इनको रिकॉर्ड किया जाएगा, किस प्रकार से इनका भुगतान किया जाएगा, किन व्यक्तियों के द्वारा ये कार्य किए जाने, जिसके संबंध में विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु है मजदूरी के संबंध में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का क्या स्वरूप है। ये एक शॉर्ट प्रश्न में भी रूप में पूछा जाता है। सामान्यतः मैंने आपको जब पीडीएफ फॉर्म में नोट्स बना के भेजे थे, उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार से मजदूरी की रिकॉर्डिंग एवं भुगतान की जाती है। फिर मैं वापस से आपको पुनः एक बार से रिपीट कर रहा हूँ। मजदूरी की प्रभावशील निरीक्षण व्यवस्था हेतु मजदूरी का लेखा रखना आवश्यक है। इसे समयानुसार या कार्यानुसार मजदूरी के आधार पर रखा जा सकता है। तो विद्यार्थी, हम जानते हैं कि जो मजदूरी का हम भुगतान करते हैं, या तो समय के अनुसार करते हैं भुगतान या कार्यानुसार भुगतान किया जाता है। इस हेतु समयानुसार भुगतान करने पर समय की रिकॉर्डिंग घड़ी के द्वारा, धातु के कार्ड के द्वारा, उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि का प्रयोग इस हेतु किया जा सकता है। कार्यानुसार मजदूरी की दशा में आप देखते हैं जॉब कार्ड बनाते हैं, जिसमें अधिक समय कार्ड, ओवरटाइम, प्रतीक्षा का कार्ड कि कितना समय उसने कार्य लेने का इंतज़ार किया इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अतः मजदूरी का भुगतान करते समय जो सबसे पहला काम है कि समयानुसार भुगतान किया जाना है मजदूरी का या कार्यानुसार भुगतान किया जाना है। इनको रिकॉर्ड करने के लिए समयानुसार के लिए घड़ी, रिकॉर्डिंग, धातु का कार्ड, उपस्थिति पंजिका का प्रयोग किया जाता है। और कार्यानुसार भुगतान करने पर हम जॉब कार्ड, अधिक समय कार्ड और वेटिंग कार्ड, प्रतीक्षा कार्ड इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम मजदूरी को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका भुगतान किया जाता है। यह प्रणाली अपनाई जाती है। अब दूसरा है, इसी के साथ विद्यार्थियों, माल लौटाने की प्रक्रिया हेतु कार्य विभाजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अर्थात माल लौटाने की प्रक्रिया है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत किस प्रकार से कार्यों को विभाजित करें और कौन कौन से कर्मचारियों द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने हैं। माल वापसी के संबंध में कार्य विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है। नंबर 1, स्टोर क्लर्क द्वारा वापसी की सूचना देकर पैकिंग करके माल भेजा जाता है। पहला कार्य है स्टोर क्लर्क वापसी की सूचना देगा और पैकिंग, माल की वापस से पैकिंग करेगा। दूसरा बिंदु है क्रय विभाग में बीजक पास करने वाले कर्मचारी के पास आवश्यक लेखा किया जाता है। जो बिल पास करने वाला है कर्मचारी, वह क्रय विभाग का, परचेज डिपार्टमेंट का, वह क्या करेगा कि बीजक के अंदर लेखा करेगा कि इतना माल वापस भेजा जा रहा है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, लेखा विभाग द्वारा डेबिट नोट बनाया जाएगा। डेबिट नोट बनाया जाएगा तथा क्रेडिट नोट प्राप्त किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, डेबिट नोट बनाकर भेजना, तैयार करना और बनाकर भेजना, और साथ में क्रेडिट नोट प्राप्त करना।
चौथा, लेखा विभाग में ही क्रय वापसी बही में लेखा करके आवश्यक राशि कम करके भुगतान किया जाता है, जो कि अंतिम बिंदु है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट परचेज रिटर्न बुक के अंदर लेखा करेगा और जो भी आवश्यक राशि माल लौटाने की बनती है वह काट कर भुगतान संबंधी प्रक्रिया को संपादित किया करेगा। तो विद्यार्थियों, ये प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यों को इंद्राज किया जाता है, लेखा किया जाता है। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों महत्वपूर्ण, नगद प्राप्तियों की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो नगद में हमें राशि प्राप्त की होती है संस्थान को, उसकी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस प्रकार की होगी और क्या क्या कार्य किए जाएंगे। पहला बिंदु है विद्यार्थियों, दैनिक प्राप्तियों को तुरंत ही बैंक में जमा कराना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कोई भी संस्था जितना अमाउंट प्रतिदिन रिसीव होता है हमारे तुरंत बैंक खाते में संस्थान के में जमा कराता है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, प्रत्येक नगद प्राप्ति की रसीद दी जानी चाहिए। जो भी धनराशि नगद में प्राप्त होती है उसकी रसीद देनी है। यह रसीद छपी हुई हो तथा उस पर क्रमांक लगा हो। ऐसी रसीद पुस्तिकाएं किसी उत्तरदायी अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रत्येक कैश ट्रांजैक्शन, प्रत्येक नगद राशि जो प्राप्त की जाती है उसकी छपी हुई एक रसीद दी जानी चाहिए और जिस पर कि क्रमांक लिखा हुआ संख्या लिखी होनी चाहिए और ये सभी रसीद पुस्तिकाएं किसी जिम्मेवार अधिकारी के पास रखी हुई होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, व्यवसाय की डाक किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा ही देखी जानी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो व्यवसाय से संबंधित समस्त डाक प्राप्त होती है उसे किसी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी द्वारा ही देखी जानी चाहिए। डाक से प्राप्त, अब जो भी डाक से प्राप्त होते हैं कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सभी चेक, ड्राफ्ट्स आदि रेखांकित करके क्रॉस करके रोकड़िए को लिखित प्राप्ति लेकर दिए जाने चाहिए। कैशियर को क्या करेंगे, हम लिखित रूप से देंगे कि भाई इतने चेक, ड्राफ्ट इत्यादि हमें प्राप्त हुए हैं, ये जमा कराए जाएं बैंक में। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, बैंक पासबुक व रोकड़ बही का मिलान समय समय पर करना चाहिए, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है कि बैंक पासबुक और रोकड़ बही का मिलान करना चाहिए। रिकन्सिलिएशन, बैंक रिकन्सिलिएशन है ना, तो रिकन्सिलिएशन के माध्यम से पता लग जाता है हमने यदि कोई चेक जमा कराया है वह डिसऑनर हुआ है, यदि मैच्योर नहीं हुआ है, भुनाया नहीं गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें जानकारी पता लग जाएगी संस्थान को। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, रोकड़ बही व खाता बही अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रखी जानी चाहिए। अर्थात कैश बुक अलग व्यक्ति द्वारा रखी जानी चाहिए और खाता बही अलग व्यक्ति द्वारा रखी जानी चाहिए, जिससे कि वह किसी प्रकार का गबन या कपट नहीं कर सके। छठा बिंदु है, स्वचालित टिल्स या कैश रजिस्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, नगद बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहार है किसी भी संस्थान के लिए, अतः इसके प्राप्ति का, इसका समय समय पर बैंक में जो चेक ड्राफ्ट जमा कराए जाते हैं उनका मिलान बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसमें सामान्यतः पूर्णतः गबन की संभावनाएं रहती है। इसी के साथ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत संपत्ति व माल के क्रय हेतु आंतरिक नियंत्रण पद्धति क्या होनी चाहिए। अब संपत्ति व माल, जो संपत्तियां संस्था के कार्य हेतु खरीदी गई हैं और साथ में माल जो खरीदा जाता है उसकी क्या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को हम अपनाएं जिससे कि अशुद्धि नहीं हो, कपट या गबन की संभावना नहीं हो। इस हेतु स्टोर कीपर माल की आवश्यकता का अनुमान लगाकर क्रय मांग पत्र पूर्ण विवरण सहित क्रय विभाग को भेजता है। सबसे पहला काम क्या होता है, स्टोर कीपर का होता है कि किस किस माल की आवश्यकता है और उन आवश्यक
मांग को क्रय मांग पत्र परचेज रिक्विजिशन जिसे हम बोलते हैं पूर्ण विवरण सहित क्रय विभाग को भेजा जाता है, परचेज डिपार्टमेंट को। क्रय विभाग द्वारा माल क्रय की आवश्यक शर्तें निर्धारित करके आवश्यक रूप से क्रय आदेश दिए जाते हैं। क्रय विभाग क्या करता है कि माल क्रय की आवश्यक शर्तें कंडीशन डिसाइड करता है और उसके बाद परचेज ऑर्डर प्लेस किया जाता है। माल प्राप्त होने पर आवश्यक जांच के पश्चात माल प्राप्ति नोट तैयार किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट। जब माल प्राप्त हो जाता है जिनको हमने परचेज ऑर्डर दिया था, तो क्रय विभाग गुड्स रिसीव्ड नोट तैयार करता है। इसकी एक प्रति क्रय विभाग लेखा विभाग तथा भंडार गृह को भी भेजता है। इसकी गुड्स रिसीव्ड नोट की एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा, मैं वापस बोल रहा हूँ, किसको भेजी जाती है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, लेखा विभाग को, और एक कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। तत्पश्चात लेखा विभाग तथा भंडार गृह का विभाग परचेज डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट दोनों ही लेखा विभाग आवश्यक जांच करके भुगतान की कार्रवाई करता है। इस समस्त कार्य का विभाजन स्टोर कीपर, क्रय विभाग के कर्मचारियों तथा लेखा विभाग में किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का संपादन के साथ निरीक्षण भी हो जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सामग्री का किस प्रकार से किया जाना है, क्रय किया जाना है। साथ में सामग्री का जो क्रय की गई सामग्री है निर्धारित मापदंड के अनुसार या निर्धारित मानक के अनुसार है अथवा नहीं, और किस प्रकार से फिर लेखा विभाग द्वारा क्रय की गई सामग्री का भुगतान किया जाना है। ये विभिन्न कर्मचारियों के मध्य किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बैठाना है, यह एक पूरी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से क्रय किया जाता है, मापदंडों को चेक किया जाता है और साथ में उन क्रय किए गए सामग्री का भुगतान किया जाना है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज इतना ही पर्याप्त है। चूँकि महोदय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, आप सभी से आग्रह है पूर्ण मन को एकाग्रचित करके पूरे विथ फुल कंसंट्रेशन आप तैयारी करें। ये भी वही चीज़ें जो मैं बतला रहा हूँ पूर्व में भी मैंने आपको दिया है, कक्षा के में भी मैंने आपको बताया है। इन प्रश्नों की गहनता से बार बार पुनरावृत्ति करके याद करें और परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करके सफल हों। धन्यवाद।